हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, जिस तरीके से इजराइल और फिलिस्तीन वॉर चल रहा है और एक मुद्दा जो छोटे से कुछ 6 परिवारों से शुरू हुआ, वो एक तरीके से फुल फ्लेजेड वॉर की तरफ बढ़ता जा रहा है और ये युद्ध इस तरीके से फैलता जा रहा है कि अब ये अभी तक जो युद्ध रॉकेट और मिसाइलों तक ही सीमित था, एयर स्ट्राइक तक ही सीमित था, अब ये पूरे का पूरा जो वॉर है ये बहुत ही एक्सपेंडेड रूप ले रहा है। और ऐसी सिचुएशन में फिलिस्तीन के हितों की रक्षा करने का जो कसम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज उठाते हैं, खाते हैं, अब वो कसम पूरा करने के लिए इस्लामिक देशों ने इकट्ठे होकर कुछ कोशिश करना शुरू किया और यहीं से ओआईसी की मीटिंग का आउटकम आया। तो दोस्तों, असलियत में समझ लीजिए, सबसे पहले ओआईसी क्या है। ओआईसी है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ये 1969 के अंदर पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया से लेकर बाकी सभी देशों ने, जो भी मुस्लिम देश थे, उन सब ने बनाया और उसके बाद धीरे धीरे एक एक करके दुनिया के जितने भी मुस्लिम देश थे वो इसमें जुड़ते चले गए और आज के दिन इसके अंदर 57 कंट्रीज यहाँ पर मौजूद हैं, 57 देश यहाँ पर मौजूद हैं। और इन 57 देशों के अंदर जो कॉमन और एजेंडा है वो कॉमन एजेंडा है टू प्रोटेक्शन ऑफ इस्लाम। अब जब ये प्रोटेक्शन ऑफ इस्लाम की बात करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर पैलेस्तीन का जो मुद्दा है, फिलिस्तीन का जो मुद्दा है वो इनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब ऐसी सिचुएशन में 57 कंट्रीज हैं और फिलिस्तीन का मुद्दा है। यहाँ पर इजराइल फिलिस्तीन के ऊपर आज के दिन खुलकर अटैक कर रहा है, हमले कर रहा है और गाजा स्ट्रिप को तो पूरे तरीके से निस्तो नाबूद और बर्बाद करने की सिचुएशन के अंदर खड़ा हुआ है इजराइल। ऐसे में यहाँ पर इस्लामिक कंट्रीज की ओआईसी की मीटिंग होती है और इस मीटिंग के अंदर इन्होंने खुलकर इजराइल को एक चेतावनी दे डाली है कि अल अक्सा जो मॉस्क है उसकी लाइन को इजराइल पार ना करे। अल अक्सा की लाइन को इजराइल पार ना करे, नतीजे बहुत बुरे होंगे। ये एक तरीके की खुली धमकी है कि अगर आपने अल अक्सा की लाइन पार करी तो नुकसान हो सकता है। ऐसे में यहाँ पर टर्की ने फिलिस्तीन के लिए एक स्पेशल फोर्स या फिर स्पेशल मिलिट्री की बात की कि कहीं ना कहीं एक स्पेशल फोर्स या स्पेशल मिलिट्री डेवलप कर ली जाए इजराइल से लड़ने और फिलिस्तीन की सपोर्ट करने के लिए। यहां अगर आप देखते हैं तो ये एक खुली की खुली सीधे तौर पर इजराइल को वार्निंग दी जा रही है कि या तो मान जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। और जो इस्लाम है उसके तीसरे सबसे बड़े जो मस्जिद है, तीसरे सबसे बड़े जो पवित्र स्थल है, उसके ऊपर अगर आपने नजर डाली तो पूरा इस्लामिक वर्ल्ड आप पे हमला कर सकता है। अब सवाल ये है, ये जो वार्निंग दी है, ये चेतावनी दी है, ये कितनी ज़्यादा इफेक्टिव है। तो अगर आप इफेक्टिव देखें तो असलियत में यहाँ पर ये सिर्फ वर्बल है, दिखाई दे रहा है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी अगर आप देखेंगे तो ग्राउंड रियलिटी यहाँ पर कुछ और ही नजर आती है। तो सबसे पहली अगर आप इस वार्निंग की इफेक्टिविटी को देखेंगे, कि वो सीरियसनेस को देखेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि डिवीजन ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर फैक्टर है, जो असलियत में इसको सीरियसली, इसकी सिंसियरिटी को दिखा रहा है। यानी इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये समझ लीजिए। इस्लामिक वर्ल्ड इतना ज़्यादा बटा हुआ है, मैं बार बार कह चुका हूँ, रिलीजन तो ठीक है कि इस्लाम है, लेकिन इनके अंदर जो सेक्ट हैं, शिया, सुन्नी, सोहरावर्दी, कादियानी से लेकर कुर्द से लेकर या कादियानी वादियानी से लेकर, उसके बाद अगर आप देखोगे इस सेक्ट्स के बाद इनकी रेस जो हैं, कुर्द अलग हैं, तुर्क अलग हैं, ईरानियन अलग हैं, अरब अलग हैं, उज़्बेक अलग हैं, कज़ाक अलग हैं, कुर्दिश अलग हैं, सब अलग अलग हैं।
इसी तरीके से अगर आप देखेंगे एथनिसिटी, तो एथनिसिटी इनकी मंगोलॉइड्स को तो ये मुसलमान मानते ही नहीं, इंडोनेशिया और मलेशिया वालों को। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप देखें तो भले ही 57 हैं, लेकिन इसमें सवाल ये आ जाता है कि ये यूनाइटेड हैं या नहीं है। तो आंसर है ये यूनाइटेड नहीं है। आंसर यही है ना कि क्या ये यूनाइटेड हैं, तो नहीं है। दूसरा, इस्लामिक कंट्रीज की बैकवर्डनेस। अगर आप देखें तो दुनिया के अंदर जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज हैं जो मेजर हैं, इसमें एक टर्की को छोड़ दिया जाए जो कि फॉरवर्ड के अंदर काउंट किया जा सकता है, जो क्योंकि वो यूरोपियन कंट्रीज या यूरोपियन यूनियंस के साथ रहा। लेकिन बाद में अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो ईरान को छोड़ दिया जाए तो टेक्नोलॉजी के ऊपर मेहनत कर रहा है, वो भी वॉर टेक्नोलॉजीज में मेहनत कर रहा है, बाकी टेक्नोलॉजी उसकी अच्छी नहीं है। पाकिस्तान को देख लिया जाए तो चोरी की टेक्नोलॉजी से न्यूक्लियर बम बनाया, और आज के दिन हालात ये हैं कि ये लोग अपनी बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट करते हैं जो इन्हीं के घरों के ऊपर गिर जाती है और हालत खराब है। सऊदी अरेबिया और अरब वर्ल्ड में किसी के पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। सऊदी अरेबिया दुनिया का सबसे ज़्यादा हथियार खरीदने वाला देश है। 10% दुनिया के जितने भी आर्म्स ट्रेड होता है उसका 10% हथियार सिर्फ और सिर्फ सऊदी अरेबिया खरीदता है, शायद कई बार 13%। और दुनिया के जो टोटल हथियार खरीद बेच होती है उसमें लगभग 20% हथियार इस मिडल ईस्ट में खरीदे बेचे जाते हैं। इसका मतलब ये है कि ये देश अपने हथियार बनाने की जगह दुनिया के दूसरे देशों से हथियार खरीद रहे हैं और अपना काम चला रहे हैं। और ऐसी सिचुएशन में अगर आप लोग देखें तो यहां पर इनके पास हथियार भी यूरोपियन कंट्रीज से खरीदे हुए हैं या रशिया से खरीदे हुए हैं। इनके पास अपने हथियार भी नहीं है, तो टेक्नोलॉजिकल और मिलिट्री बैकवर्डनेस इनकी सबसे ज्यादा है। दूसरी बात, इनकी जो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है ये भी सबके सामने नजर आ रही है कि असलियत में यहाँ पर कोई भी इस्लामिक कंट्री, ये जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं ये आपस में एक दूसरे की मारकाट मचा रहे हैं, एक दूसरे से खूब हो हल्ला करते हैं, एक दूसरे से जितना मर्जी बैटल ग्राउंड के अंदर ये लोग लड़ लें, लेकिन जैसे ही इन्हें दुनिया के दूसरे देशों से लड़ने का नंबर आता है तो इनकी कमजोरी साफ नजर आ जाती है कि इनके पास वो ट्रेंड मिलिट्री नहीं है। इनमें से किसी भी देश के पास वो ट्रेंड, इंडोनेशिया देख लीजिए, मलेशिया देख लीजिए, पाकिस्तान तो पिटता फिरता है, आजकल अफगानिस्तान ही मार रहा है। ये लोग खतरनाक तब तक हैं जब तक आपस में लड़ रहे हैं। जैसे ही किसी तीसरे देश से लड़ने की बात आती है तो अपने देश में तो ये स्ट्रांग है, जैसे अपनी गली में कुत्ता भी ताकतवर होता है, तो ऐसे ही तालिबान है अपने एरिया में तो स्ट्रांग है, लेकिन जैसे ही इन्हें अपने एरिया से बाहर निकल के लड़ने की जरूरत पड़ती है तो बहुत फिसड्डी साबित हुए हैं। इनमें एक टर्की को छोड़ दिया जाए जिसके पास कुछ हद तक मिलिट्री पावर है, वो भी यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज से काफ़ी कम है, बाकी किसी भी देश के पास अपनी स्ट्रांग मिलिट्री नहीं है। फिर भी अगर स्ट्रांग मिलिट्रीज की बात करें तो यहाँ टर्की, टर्की के बाद ईरान, ईरान के बाद पाकिस्तान, ये 3 देश हैं जिनके पास स्ट्रांग मिलिट्री है। लेकिन उसके आगे अगर आप देखेंगे तो इन 3 देशों की स्ट्रांग मिलिट्री एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ पाएगी, तो आंसर नहीं है। आंसर है नहीं कि होगा ही नहीं है कि नहीं लड़ पाएंगे। और वहीं अगर आप देखेंगे कि क्या ये यूरोपियन कंट्रीज और इजराइल की आर्मी के सामने खड़े हो पाएंगे, तो आंसर बहुत सीधा सा है, नहीं। अरे भाई, ये तीनों के तीनों मिलने के बाद इंडिया, एक बार एक रिपोर्ट आई थी कि अगर कश्मीर के मामले में सारे इस्लामिक देश एक होकर भारत के ऊपर हमला करने की सोचे तो क्या होगा। रिपोर्ट में नीचे आउटकम लिखा था कि इंडिया की आर्मी दुनिया की सबसे ज्यादा बैटल हार्डल आर्मीज में से एक है। भारत की सेना दुनिया में सबसे ज्यादा लड़ाई करने वाली सेनाओं में से एक है, जो हर टाइम किसी ना किसी लड़ाई में उलझी रहती है। और आज़ादी के बाद इन्होंने लगभग 6 से 7 लड़ाइयाँ लड़ ली हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, 47 में लड़ी, 47-48 में लड़े, उसके बाद 62 में लड़े, 65 में लड़े, 71 में लड़े, 84 में लड़े, 98 में लड़े, और उसके बाद कश्मीर के अंदर पिछले 20 साल से लड़ी रहे हो। तो ऐसे में हमारी आर्मी को, चाहे सियाचिन के ऊपर बैटल ग्राउंड हो गया, चाहे पाकिस्तान से होने वाली झड़प हो गई, चाहे कोई भी, तो इंडिया वाले अप्रॉक्सीमेट जितनी भी आपने 6-7 लड़ाइयाँ लड़ी हैं, इसके अंदर बैटल हार्डल होकर उभरे हो। तो सारे इस्लामिक कंट्रीज के कंपैरिजन में जब वो रिपोर्ट बताई गई तो एक आउटकम ये था कि इंडिया हारने वाला नहीं है इनमें से किसी से भी। अगर सारे इकट्ठे होकर हमला भी कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि
ये जो इस्लामिक कंट्रीज़ की जो पावर है, इस्लामिक कंट्रीज़ की जो फोर्सेस हैं, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं नहीं और इकट्ठा हो नहीं सकते। तो इसीलिए जो धमकी दी है उसका कितना असर होगा इजराइल पर वो साफ नजर आ रहा है कि वो उसने सेनाएं और बढ़ा दी हैं कि इस बार गाजा को खत्म करके रहेंगे चाहे कुछ हो जाए। तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं कि ये पूरे का पूरा मामला जो है वो कहीं ना कहीं एक थोथे चने वाली बात है कि शोर जरूर मच रहा है, अंदर से इनकी हालत खराब है और इजराइल को ये नहीं निपटा पाएंगे, इजराइल को ये नहीं हरा पाएंगे, ये पक्की बात है। आगे आने वाले टाइम में देखते हैं कि क्या होता है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। You can download our app from Play Store for free live demo classes.